नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की, एक ऐसी मांग की जो है हर भारतीय की ज़ुबान पर, वन नेशन वन इलेक्शन। क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन? क्यों ज़रूरी है कि मैं और आप एक आम नागरिक होने के नाते जानें कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं? अगर ये हो जाता है तो मुझे और आपको क्या फ़ायदा होगा, और अगर ये घटित नहीं होता, ये एक्शन में नहीं आता, तो मेरी और आपकी जेब पर इसका क्या नुकसान पड़ेगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्यों होना चाहिए। मेरा ऐसा आपसे वादा है कि वीडियो के एंड पर आप खुद की एक समझ बिठा पाएंगे। आप खुद ये तय कर पाएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इसको फेवर करते हैं या आप इसको रिजेक्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं, है क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन। तो अभी प्रेजेंटली एक आम नागरिक जो वोट देने का अधिकार रखता है 18 साल की उम्र पर, वो अपना सीएम और अपना पीएम, अपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री खुद चुनता है, अपने स्टेट असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके और लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके। इसके अलावा भी एक और इलेक्शन होता है जो होता है लोकल बॉडी का, फॉर म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। तो अभी बात हो रही है कि एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व किया जाए जिसमें एक दिन इलेक्शन कराया जाए। कोई भी आम नागरिक जब आए तो वो लोकसभा में अपनी मनपसंदी पार्टी को सेलेक्ट करे और साथ ही साथ राज्य में उसको कौन सी सरकार चाहिए, कौन सी पार्टी चाहिए, उसको भी चूज़ करे। तो एक बार में इलेक्शन कंडक्ट होगा और एक ही बार में एक व्यक्ति अपने राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को चूज़ करेगा, अपना मतदान करेगा दोनों के लिए एक ही वक्त में। तो बार बार इलेक्शन कराने की सारी कवायद हो जाएगी ख़त्म। तो वन नेशन वन इलेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। 1952 से लेकर 1967 तक स्वतंत्र भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का ही कॉन्सेप्ट था। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी ने मैच्योरिटी गेन की, वैसे वैसे कई कारणों की वजह से सरकारें टाइम से पहले ख़त्म होना शुरू हो गई। कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो कभी किसी सीएम के गुजर जाने की वजह से, तो कभी अस्तित्व ना रहने की वजह से, तो कोई भी XYZ रीज़न की वजह से राज्य सरकारें गिरी, केंद्र पे सरकार गिरी और बार बार इलेक्शन हुए। तो आप देखिए, ये एक ऐसा अफेयर बनता चला गया कि प्रेजेंट टाइम में हर साल किसी ना किसी राज्य का इलेक्शन होता ही होता है। और एक बार इलेक्शन का मतलब होता है बहुत बड़ी तादाद में ह्यूमन रिसोर्सेज, फिनेंशियल रिसोर्सेज का लगना। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट मुझे और आपको बड़ी तरीके के रिसोर्सेज के वेस्टेज से बचा सकता है। किस तरह से एक आम नागरिक लोकतंत्र की पूरी भावना को फील करते हुए अपनी हार्ड एंड मनी को सेव कर सकता है अगर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आ जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1952 से लेकर 1967 तक हम वन नेशन वन इलेक्शन को ही फॉलो करते थे, जिसमें एक आम नागरिक एक बार में ही अपनी राज्य की पार्टी और सेंटर की पार्टी को चूज़ करता था मतदान करके, राइट। लेकिन 1967 के बाद ये फैशन, ये रूटीन ख़त्म हो गया, जैसा मैंने आपको बताया, ड्यू टू XYZ रीज़न की वजह से, राइट। तो बार बार जैसे जैसे सरकारें गिरती गई, इलेक्शन होते गए, कभी बीच में टूटे, कभी 2 साल पे, कभी 3 साल पे, और ये नॉर्मल रूटीन हो गया, राइट। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने हार कर बोला कि किसी भी तरीके से वी नीड टू गो बैक टू द प्रीवियस सिस्टम। मतलब उन्होंने कहा कि जैसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था, हमें उसी पर वापस जाना चाहिए। लेकिन कोई पॉलिटिकल विल इसमें शामिल नहीं थी, तो ये घटित नहीं हो पाया। 1999 में लॉ कमीशन विच वॉज हेडेड बाय मिस्टर रेड्डी, उन्होंने भी इस बात को फेवर किया और उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले वाली व्यवस्था पर वापस जाएं। लेकिन फिर भी इसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कोई पॉलिटिकल विल नहीं थी इसको इम्प्लीमेंट करने की। लकीली इन 2014 भारतीय जनता पार्टी ने अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में ये लिखा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो वन नेशन वन इलेक्शन पर काम करेंगे। सन 2017 में नीति आयोग ने इस कॉन्सेप्ट पे एक वर्किंग पेपर बनाया और फाइनली इन 2018 में लॉ कमीशन ने
एक स्ट्रक्चर दिया, उन्होंने फेवर किया वन नेशन वन इलेक्शन को, और उन्होंने बताया कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी, जैसे उन्होंने कहा कि एक आम नागरिक जब मतदान करने आएगा तो वो अपने राज्य के पार्टी को और राष्ट्र की पार्टी को अपना मतदान देगा। जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आएगी उसका सीएम और उसका पीएम बनेगा। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, फॉर एग्जांपल अगर 5 साल के लिए स्टेट लेवल पे एक सरकार चुनी जाती है और 2 साल बाद किसी भी रीज़न की वजह से अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सरकार गिरनी चाहिए, ये नहीं रहनी चाहिए अस्तित्व में, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा, राइट। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये रेकमेंड की कि मान लीजिए 2 साल में मैंने कहा इनको हटाओ और इनको लाओ, इस पार्टी को लेके आओ, तो कौन आएगा और कौन वहाँ मुख्यमंत्री बनेगा? तो जो भी बनेगा वो केवल बचे हुए 3 साल तक के लिए ही उस कुर्सी पर रहेगा। तो पहले ऐसा होता था कि अगर 2 साल पे सरकार गिरती है तो नई सरकार आएगी और 5 साल के लिए नियुक्त होगी, लेकिन अभी ये रिकमेंडेशन में है कि 5 साल का पीरियड कंप्लीट करना होगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो वो कॉन्फिडेंस मोशन से रिप्लेस होना चाहिए और जो भी नई सरकार आएगी वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही अस्तित्व में रहेगी और 5 साल बाद फिर से रिफ्रेश आपका इलेक्शन होगा। तो ये कुछ रिकमेंडेशन जो दी लॉ कमीशन ने, और उन्होंने कहा इसके साथ साथ ये एक बड़ा बदलाव है जिसके लिए संवैधानिक बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी और आपको पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में बदलाव करने पड़ेंगे। आपको आर्टिकल 83, 85, 172, 174 एंड 356 जो कि संबंधित है ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट विच इज़ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, इनमें आपको बदलाव करना पड़ेगा, तब आप वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये तो थी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस तरह से हम 1967 से लेकर 2020 में इस बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन से स्टेप वाइज डिसीजन हुए जिससे आज हम इस मुद्दे पर बात भी कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्यों हमें वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए। तो एक सबसे बड़ा रीज़न जिसे हर आम नागरिक को जानना चाहिए वो ये कि ये एक बहुत बड़ा बर्डन लाता है गवर्नमेंट ट्रेजरी पर, मतलब खर्चा। तो आम नागरिक टैक्स पे करता है और यही टैक्स में दी हुई मनी यूज़ की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा टू कंडक्ट इलेक्शन, राइट। एक छोटा सा डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। केवल और केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो लोकसभा के इलेक्शन को कंडक्ट कराती हैं, जनरल असेंबली के इलेक्शन को कंडक्ट कराती हैं, 1971 में एक इलेक्शन को कंडक्ट कराने पर केवल जो मशीनरी, इलेक्शन मशीनरी पे खर्चा आया दैट वाज 11.5 करोड़, राइट। और 1977 में ये बढ़कर हो गया 23 करोड़, 1980 में ये पहुंचा 54 करोड़, 2004 में ये पहुंचा 1300 करोड़ और 2014 में ये पहुंचा 4500 करोड़। ये केवल वो खर्चा है जो लोकसभा के इलेक्शन को कंडक्ट कराने में इन सालों में खर्च हुआ। स्टेट इलेक्शन कमीशन का आप भूल जाएं, ऑन एन एवरेज 300 करोड़ रुपए का खर्चा आता है जब स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। इसके अलावा हाल ही में हुए एक सर्वे में ये पाया गया कि सन 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अराउंड 10,000 करोड़ का खर्चा किया गया है इलेक्शन की मशीनरी पे और इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू टू कंडक्ट द इलेक्शन इन टर्म्स ऑफ वो जो अपने एडवर्टीजमेंट कराते हैं, अलग अलग रैलियों में जाते हैं और लोगों से कम्युनिकेशन साधने के लिए जो उन तक रीच करते हैं। तो टोटल 2019 में अराउंड 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ है टू कंडक्ट द इलेक्शन which has been done combinedly by the Election Commission of India and the political parties. I hope this is very clear. तो आप देखिए जो हम टैक्स पे करते हैं उसका एक बड़ा अमाउंट केवल इलेक्शन को कंडक्ट कराने में ही जाता है। और सोचिए जब हम इलेक्शन कराते हैं, मतदान देते हैं, हमारा इतना पैसा लगता है, सरकार अस्तित्व में आती है और किसी भी रीज़न की वजह से जब ये सरकार अस्तित्व से चली जाती है मतलब ये सारा खर्चा हो जाता है ज़ीरो, वेस्ट, राइट। और फिर इसी तरीके का इलेक्शन कराने के लिए हमें फिर से वही पैसा लगाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर एक भारी
अमाउंट है, एक बड़ा अमाउंट है जो सरकारी ट्रेजरी पर बहुत बड़ा बर्डन डालता है और अल्टीमेटली एक आम नागरिक की जेब पर ये खर्चा जाता है, राइट। तो ये पहला बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से सरकार कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। दूसरा रीज़न आता है कि जब भी किसी राज्य में या फिर सेंटर और स्टेट पे कोई इलेक्शन कंडक्ट होता है तो आता है इलेक्शन के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट, विच इज़ योर आचार संहिता। तो आचार संहिता जब जब लगती है तब तब कई चीज़ें होल्ड पर चली जाती हैं, सारे सरकारी काम होल्ड पर चले जाते हैं, राइट। तो कोई पोस्टिंग हो नहीं सकती, कोई ट्रांसफ़र हो नहीं सकता, नई नियुक्तियां हो नहीं सकती, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कोई भी प्रोसीडिंग वर्क हो नहीं सकता। तो सब कुछ जब होल्ड पे चला जाता है तो गवर्नेंस हो जाती है पुअर। कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, डिले हो जाते हैं, टाइम लेते हैं। तो इससे बहुत बड़ा जो एक टाइम का लैग होता है वो आ जाता है बार बार इलेक्शन कंडक्ट कराने से, जो अगेन हमारा ही लॉस होता है। तो गुड गवर्नेंस को ये पुअर बना देती है जब हम बार बार इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि इतना सारा पैसा लगता है और ये जो सर्कुलेशन मनी जो इन सर्कुलेशन होती है ये कई बार जब सीधे तरीक़ों से नहीं यूज़ की जा पाती तो ये ब्लैक मनी सर्कुलेशन में आ जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बार बार इलेक्शन का कंडक्ट होना। चौथा और एक बड़ा रीज़न वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन ही केवल रिस्पॉन्सिबल नहीं है इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। सक्सेसफुल इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए ऑलमोस्ट हर पब्लिक अथॉरिटी का एम्प्लॉय, बहुत सारे चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, सबका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखिए डिफेंस के लोग, पुलिस के लोग, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिसर्स इसमें पीठासीन अधिकारी बनते हैं, BLO बनते हैं। और बार बार जब हम स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन इलेक्टोरल वोटर्स को एनरोल करते हैं, उनके मतदान और ये सारी चीज़ों में बहुत एनर्जी, बहुत टाइम, बहुत पैसा और बहुत एफर्ट्स जाते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार ये कहना चाहती है कि ये सारे एफर्ट्स को हम एक बार सेंट्रलाइज कर दें। हमारे पास एक वोटर लिस्ट हो, एक इलेक्शन हो और एक बार में जाके वोटर अपना मतदान करे सेंटर के लिए, स्टेट के लिए और काम खत्म, राइट। तो आप सोचेंगे ये तो इतना आसान है, आराम से हो जाएगा, लेकिन इसकी भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये तो हमने फ़ायदे पढ़ लिए थे, सुन लिए थे, समझ लिए थे। अब देखते हैं इसके नुकसान क्या हो सकते हैं या कौन सी कठिनाइयाँ हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने में आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ वो ये कि नेशनल पार्टीज़ का बोलबाला होता है। अगर मैं अभी आपको सोचने बोलूँ कि कोई भी 4 पार्टीज़ के नाम लीजिए तो आप कौन सी पार्टीज़ के नाम लेंगे? BJP, कांग्रेस, CPI और मे बी आपकी कोई बहुत फेवरेट सी। तो रीजनल पार्टीज़ को खतरा है। रीजनल पार्टी कहती है कि जब कोई मतदान करने जाएगा तो एक छवि बनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक पार्टी की, और उसी के इन्फ्लुएंस में कोई व्यक्ति स्टेट को भी उसी पार्टी को दे देगा। और मैं आपको बता दूं, एक सर्वे भी ये कहता है कि 77% वोटर, पूरे चांसेस हैं कि 77% वोटर जो सेंटर पर पार्टी को सेलेक्ट करेगा उसी पार्टी को वो स्टेट पर सेलेक्ट करेगा। तो रीजनल पार्टीज़ को इस बात का खतरा है कि वो कहीं सबसाइड ना हो जाएं, वो कहीं अंडरमाइन ना हो जाएं, कहीं उनका अस्तित्व ही ख़त्म ना हो जाए। दूसरी चीज़ आप देखिए, हमारे यहाँ जब हम मतदान करते हैं तो वो करंट इश्यूज़ से बहुत इम्पैक्ट होते हैं। कोई रेप की घटना घट गई तो हमारा उस पार्टी पर से भरोसा उठ जाता है, कोई करप्शन हो गया तो हमारा पार्टी पे से भरोसा उठ जाता है, फिर जो दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो हमारे यहाँ इलेक्शन और मतदान इम्पैक्ट होता है लोकल रीजनल रीज़न की वजह से और करंट इवेंट की वजह से। तो अब अगर एक बार इलेक्शन होगा तो हो सकता है उस वक्त मतदान करने वाले की चॉइस डिफरेंट हो जाए या फिर उसके पास कोई रीज़न ना हो किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने का। तो ऐसा डर है लोगों को, जो रीजनल नेता हैं उनको ऐसा लगता है कि उससे उनका अस्तित्व खतरे में ना पड़ जाए। तीसरी और एक बहुत बड़ी चीज़ वो ये कि आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम कह रहे हैं कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या को एक वोटर लिस्ट में लेके आ जाएं, दोनों के इलेक्शन एक साथ कंडक्ट करवाएं। तो क्या हमारे पास इतना बड़ा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे पास इतनी अवेयर जनसंख्या है? क्या हमारे पास एजुकेटेड लोग हैं? क्या हमारे पास
ये पूरा इस्टेब्लिश करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन जो फैसिलिटीज़ चाहिए कि हम उनके लिए मेंटली फिजिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम प्रिपेयर हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। इसके साथ ही साथ जैसा हमने बताया कि 5 आर्टिकल्स में बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो संवैधानिक चेंज एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरता है। यहाँ एक बिल पास होने में कई वक्त लग जाते हैं, कई संसद के सत्र लग जाते हैं। तो इतने बड़े बदलाव को लाने के लिए हमें कितना वक्त चाहिए होगा, गॉड नोज, राइट। तो ये कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं, ये कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैलेंजेस की फॉर्म में हमारे सामने आ सकते हैं। तो इन पर हमें काम करने की ज़रूरत होगी, हमें और ओपिनियंस की ज़रूरत होगी। तो कुल मिला के अगर मैं मोटे मोटे फ़ायदे देखूं वन नेशन वन इलेक्शन का, तो डेफिनेटली हमारे मनी का सही यूज़ हो पाएगा। और अगर आप देखें जो इलेक्शन के नाम पर BLO और टीचर्स को इन्वॉल्व करना और हमारी हर जगह ड्यूटी लगना, बार बार इलेक्शन में जाना और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होना, कई पब्लिक अथॉरिटी का इन्वॉल्व होना, तो ये बार बार डिफेंस पुलिस को बार बार इन्वॉल्व करने से जो उनका बेसिक रोल है, जो उनका प्राइमरी रोल है, वो उससे डिविएट होते हैं। तो अगर इलेक्शन एक बार होगा तो ये सारा काम एक बार होकर छुट्टी हो जाएगी, बार बार नहीं होना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये 2 चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए, कि हमारा पैसा सेव होगा, हमारी टाइम एनर्जी मनी सेव होगी और पब्लिक अथॉरिटी जो हैं उनका टाइम सही चीज़ों में लगेगा। तो एक बार इलेक्शन होके ख़त्म हो गया। सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि 77% जो वोटर होगा वो दोनों लेवल पे एक तरीके की सरकार को ही सेलेक्ट करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग सजग हों, हम जागरूक हों, हमें अपनी चॉइस के बारे में पूरी जानकारी हो। हम जिसको भी वोट दें हमें उसकी थिंकिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, वो किस तरीके का बदलाव लाना चाहता है उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। तो आई होप ये आपको मदद करेगा एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने में और ये समझने में कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन हमको इम्पैक्ट कर सकता है। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा किया गया वादा 100% पूरा हुआ होगा। आपको इसके फ़ायदे, इसके नुकसानों के बारे में क्लैरिटी मिली होगी, किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा इसके बारे में क्लैरिटी मिली होगी, और आगे क्या होता है वो मैं और आप दोनों देखेंगे। फिलहाल के लिए आपने क्या सोचा है, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, राइट। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा चैनल, उसका कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।